Hello everyone, welcome to the Shunali Rathore classes. I hope you all are good. So basically as you know हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है हमारी फर्स्ट बुक भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार उसका फर्स्ट चैप्टर संविधान क्यों और कैसे, ठीक है, उसको टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. सो टुडेज टॉपिक इज संस्थागत व्यवस्थाएं. सो कम्स टू द टॉपिक नाउ. संविधान को असरकारी बनाने का तीसरा तथ्य ये है कि सरकार की समस्त संस्थाओं को संतुलित तरीके से व्यवस्थित किया जाए. इट मीन्स कि संविधान को असरकारी बनाने का मतलब एक नॉर्मल चीज ये है कि जो हमारी सरकार है उसके जितनी भी संस्थाएं हैं उसको एक बैलेंस वे में, ठीक है, एक अच्छी तरीके से एक बैलेंस वे में उसको जनरेट किया जाए, बैलेंस वे में उसको बनाया जाए. नाउ मूल सिद्धांत में यह कहा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे तथा जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो. अब मूल सिद्धांत बोल लो या जो हमने पहले डिस्कस किया था उद्देश्य प्रस्ताव, उसमें भी ये चीज कही गई थी कि ज्यादातर 99% ये ट्राई किया जाएगा कि जो सरकार है, ठीक है, वो लोकतांत्रिक रहे. ठीक है, लोकतंत्र जो है वो पहला मोटो हो हमारा. ओके, सो मूल सिद्धांत में ये कहा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे तथा जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो. मतलब आंसरेबल हो. किसको आंसरेबल हो? जो हमारी जन कल्याण है, जो हमारी जनता है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता क्या है? जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा, कि सेंटर ऑफ द टॉपिक हमारा जनता ही रहेगी. ओके, तो जब साफ सीधी बात है, जब लोकतंत्र होगा तो जनता के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, जनता के कल्याण के लिए. नाउ नेक्स्ट इज सरकार की शक्तियों को संतुलित करने हेतु 3 भागों में वर्गित किया गया: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका. अब जो हमारी सरकार थी उसको बैलेंस करने के लिए, जैसे आपको पता है, अगर हमने किसी एक को दे दिया, अगर हमने सिर्फ कार्यपालिका बना दी, सिर्फ न्यायपालिका बना दी या सिर्फ विधायिका बना दी, तो एक विधायिका में और एक राजा के शासन में क्या डिफरेंस होगा? सब कुछ तो सेंटर पे तो विधायिका पे ही जाएगा. A to Z चीज है, जैसे सब कुछ राजा के पास होता है, ठीक है, राजतंत्र में. तो इसलिए क्या करा गया कि सबको, ठीक है, कि मतलब किसी एक के पास ना हो शक्ति और बंटवारा हो और कोई अपने आप को एज अ राजा फील ना करे, एज अ राजतंत्र कायम ना हो. तो सरकार को 3 भागों में डिवाइड किया गया. किस किस में? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका. संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था तथा संघात्मक व्यवस्था को मंजूर किया, जो एक तरफ विधायिका और कार्यपालिका के मध्य तथा दूसरी तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का बंटवारा करती है. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया और आप आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि कितने टाइप की जो व्यवस्था होती है. तो इस तरीके से संविधान सभा ने क्या किया? संसदीय शासन व्यवस्था तथा संघात्मक व्यवस्था को मंजूर किया, ठीक है, जिसके अंडर क्या होता है बच्चों? जिसके अंडर विधायिका और कार्यपालिका के मध्य तथा दूसरी तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है. कि सरकार तो बढ़ती है 3 पार्ट में: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका. ठीक है, न्यायपालिका को हम एज सरकार के अंडर नहीं लेते. ठीक है, बेसिकली ये न्याय से रिलेटेड जो भी होता है हमारा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके अंडर आता है. तो बेसिकली सरकार के पर्पज से हम कार्यपालिका और विधायिका को लेते हैं. ओके, सो और दूसरी तरफ क्या हुआ? शक्तियों को 2 भागों में डिवाइड किया गया. जो आपकी राज्य सरकार होगी और एक आपकी केंद्र सरकार. नाउ नेक्स्ट इज शासकीय संस्थाओं को सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य देशों के प्रयोगों व अनुभवों से कुछ सीखने में संकोच नहीं किया. हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सोचा कि चीजों को और बेस्ट बनाया जाए, ठीक है, बेस्ट टू बेस्ट बनाया जाए, तो दूसरों से सीखा. एक क्वेश्चन है आपका, मे बी शायद इसी चैप्टर में हो या किसी आई थिंक सो इसी चैप्टर में, कि हमारा संविधान एक उधार लिया हुआ संविधान है. इस कथन के पक्ष में अपना उत्तर दे, ठीक है, या फिर इस कथन के पक्ष और विपक्ष में अपना उत्तर दे. तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप उसके पक्ष में बोलोगे या विपक्ष में बोलोगे. बट ये जो स्टेटमेंट है ये ऐसे नहीं होगी, ठीक है, ये आपको बोला गया है, तो आप ज्यादातर इसका आंसर जो है इसके विपक्ष में देंगे, पक्ष में नहीं देंगे, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो उधार लिया हुआ नहीं है या नकलची का नहीं है. उसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा बेसिकली. सो हम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शासकीय संस्थाओं को सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने चीजों को और ज्यादा अच्छा करने के लिए बेसिकली हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया? दूसरे देश, अन्य देशों के प्रयोगों व अनुभवों से सीखा. ठीक है, जैसे मैं हूं एज अ
एज अ गुड पर्सन, एज अ लर्नर, मैं किसी चीज से सीखूंगी कि यार हम जिंदगी में बहुत बार कुछ चीजें गलत कर बैठते हैं, तो इट वाज लाइक हम उससे सीखना चाहिए, ठीक है। या फिर कोई सामने वाला हमें कुछ अच्छी सीख दे रहा तो हमें उससे सीखना चाहिए। तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि यार मैं उसके साथ बैठी, उसने मुझे ये सिखाया, मैंने उससे ये सीखा, मैं ये सीखा, ऐसे बोलेंगे हम। ये तो नहीं बोलेंगे कि नहीं मैंने ना उसकी सोच को उधार लिया, ठीक है, उसने मुझे अपनी सोच उधार दी, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना बेसिकली। तो सेम यूजुअली इसी तरह हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने से भी परहेज नहीं किया, दूसरे के अनुभवों से सीखा, अलग अलग देश के जो भी एक्सपीरियंस रहे उससे सीखा, और उनका जो आपका क्या था, जो संविधान निर्माताओं ने संवैधानिक परंपराएं जो थी उनसे, ठीक है, उनसे बहुत सारी चीजें ग्रहण की या लेने की सोची। यह उनके विस्तृत ज्ञान का साक्ष्य है कि उन्होंने किसी भी ऐसे बौद्धिक तर्क अथवा ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की जो उनके कार्य को संपन्न करने के लिए आवश्यक था। तो देखा जाए तो ये उनकी बहुत ज्यादा डिस्क्राइबेबल नॉलेज है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी नॉलेज है, बहुत बड़ा विस्तृत ज्ञान है कि जो चीज उन्होंने देखी, उन्होंने हर चीज को अच्छे से देखा, सोचा, समझा, डिस्कशन किया, ठीक है, उसके बाद उसको संविधान में एंटर किया, ठीक है। तो उनके बौद्धिक तर्क अथवा ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की, कुछ भी ऐसा हुआ उल्टा सीधा गलत सही सब कुछ को देखा, ठीक है, अनदेखी किसी की नहीं करी, सब कुछ देख के जो चीजें राइटेबल लगी उस पर डिस्कशन करके, ठीक है, देन उसको लिया गया। ओके, सो उनके कार्य को संपन्न करने के लिए आवश्यक थी, जो उनका कार्य है संविधान बनाने का, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट था वो सब चीज रहेगी। इस प्रकार से उन्होंने विभिन्न देशों से कई प्रावधान भी लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया अलग अलग देशों से कोई जो उनको लगा कि कुछ कानून और कुछ प्रावधान इंपॉर्टेंट है, सो बेसिकली उन्होंने वो भी लिए। और उन विचारों को लेना कोई नकलची मानसिकता का नतीजा नहीं था, अपितु इससे भिन्न था। अब उसको ये बोले कि नहीं उन्होंने नकलची करी तो वो चीज नहीं थी, बेसिकली वो मानसिकता नहीं थी, अपितु क्या था, इससे भिन्न था। वो भिन्न चीज क्या थी, संविधान के हर एक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना कि वह भारत की समस्याओं व आशाओं के अनुरूप हो। हमें जनता को जवाब देना है, यहाँ पे जो संविधान बना रहे हैं वो जनता से आए हैं, ठीक है, उन्हें जनता की प्रॉब्लम का पता है, तो वो ये श्योर करना चाहते थे कि जनता को आगे कोई भी मुसीबत ना हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम उन्हें फेस ना करनी पड़े। इसके लिए हमें किसी और से कुछ सीखना पड़ेगा, तो हम उस चीज को सीख के उसको एप्लीकेबल करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। उनके पीछे बस यही सोच थी उनकी, इस सब के पीछे ना। ये भारत के लिए अच्छा ही था कि हमारा संविधान सभा ने संकुचित नजरिया छोड़ के संपूर्ण संसार से सर्वोत्तम चीज को प्राप्त किया और उसका समावेश किया। तो बेसिकली ये भारत के लिए गुड लक ही था, बेस्ट थिंग ही थी कि हमने बहुत ज्यादा छोटी सोच ना रख के, चीजों को बहुत छोटा ना रख के उसको एक्सप्लोर किया, ठीक है, संकुचित नजरिया छोड़कर क्या किया, संपूर्ण संसार से सर्वोत्तम चीजें जो हमें बेस्ट चीज लगी उसको लिया। सो एज यू नो, अब आपको पता चल गया होगा कि हम क्या लिखे इस क्वेश्चन के आंसर में, कि हमारा संविधान उधार लिया गया है या नहीं। तो बेसिकली उधार लिया गया नहीं है, ठीक है, और देशों की परिस्थितियों से सीखा हुआ है, ठीक है। सो यह आपका आज का टॉपिक था, संस्थागत व्यवस्थाएं। या अगर स्क्रीनशॉट लेना हो सो आप ले सकते हैं, एंड इफ यू हैव एनी डाउट सो जस्ट कमेंट मी, okay, and if you like this video so like it, comment it and subscribe it। and basically one more thing is this, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस जो वीडियो मतलब प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं उनके जो भी जितने भी वीडियोस हैं उनके जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, पहले उसको चेकआउट कीजिएगा, देन उसके बाद ये टॉपिक क्लियर कीजिएगा। एज यू नो टॉपिक क्लियर करके चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।